नमस्कार साथियों, मैं शिकपाल सर एक बार पुणे आपका उदयपुर के सृजि स्टडी सेंटर पर भव्य अभिनंदन करता हूं, स्वागत कर रहा हूं। बिल्कुल आप इस बात से परिचित है कि उदयपुर का सृजि स्टडी सेंटर शिक्षक भर्ती को मद्देनजर रखते हुए निरंतर मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी का दौर चलायमान रखा हुआ है। उसी क्रम में आज हम मनोविज्ञान के प्रश्नोत्तरी भाग, जिसमें भाग 14 के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर चर्चा करेंगे। देखिएगा आपके मोबाइल की स्क्रीन पर बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, सामाजिक विकासवाद का जनक। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ोगे तो उत्तर तक पहुंचोगे। कैसे? सामाजिक विकासवाद का जनक है क्या रूसो है, या वाटसन है, या जुंग है, या स्पेंसर है। स्पेंसर को हर्बर्ट स्पेंसर भी कहा गया। हम बात कर रहे हैं सामाजिक विकासवाद के जनक की। यदि आप साथियों उत्तर देते हो रूसो, तो यह आंसर आपका क्या है? यह आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि रूसो को तो यदि देखा गया तो तानाशाह का जनक कहा गया। रूसो को क्या कहा गया? तानाशाह बताया गया है। तानाशाह का जनक भी रूसो को कहा गया। तो इसी वजह से ये विकल्प पहला वाला क्या हो गया? गलत। यदि आप आंसर देते हो वाटसन, तो वाटसन को भी विकल्प क्या हो रहा? गलत। क्यों? इसे व्यवहारवाद का जनक कहा गया, व्यवहारवाद का जनक। यदि आप उत्तर देते हो जुंग, तो यह विकल्प आपका क्या है? सही नहीं है, ये क्या है? गलत है। क्यों? जुंग को विश्लेषणवाद का जनक कहा गया, विश्लेषणवाद का जनक कहा गया। तब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कौन सा विकल्प सही हो रहा है। वो विकल्प सही हो रहा है, वो है स्पेंसर वाला विकल्प। क्या है सही? स्पेंसर को, हर्बर्ट स्पेंसर को सामाजिक विकासवाद का जनक कहा गया। तो डी विकल्प क्या हो गया साथियों? बिल्कुल सही हो गया। तो इसी तरह के प्रश्नोत्तर के लिए अगले क्वेश्चन पर चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, यह भी जबरदस्त है। जो भी शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाला विद्यार्थी है, एक बार इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 2 पर, पर्यावरणीय सिद्धांत के प्रणेता कौन है? पर्यावरणीय सिद्धांत के प्रणेता की यदि बात कर रहे हैं तो क्या वो साथियों अरस्तु है, सुकरात है, जॉन डीवी है, या रोजर्स है? बिल्कुल पर्यावरणीय सिद्धांत के प्रणेता की बात हो रही है। यदि हम इसके प्रणेता की बात कर रहे हैं तो आपका विकल्प जो सही होगा वो अरस्तु नहीं होगा। क्योंकि अरस्तु मनोविज्ञान के प्रणेता माने जाते हैं। और ये बात किसने कही थी कि अरस्तु मनोविज्ञान के प्रणेता है? ये बात केलर ने भी कही थी। किसने कही थी? केलर ने। इसलिए विकल्प क्या हो गया? गलत। यदि आप सुकरात मानते हो तो ये भी आंसर क्या है? गलत। क्योंकि ये प्रश्नोत्तर किसके? प्रश्नोत्तर विधि के प्रणेता है। प्रश्नोत्तर विधि के क्या है? प्रणेता है। तो ये भी विकल्प क्या हो गया? गलत। यदि आप मानते हो जॉन डीवी, तो ये विकल्प आपका क्या है? सही नहीं है, ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जॉन डीवी लोकतंत्रीय शिक्षा के प्रणेता माने जाते हैं। कौन सी? लोकतंत्रीय शिक्षा के, या हम ये कह सकते हैं जनतंत्रीय शिक्षा का संबंध, लोकतंत्रीय शिक्षा का या जनतंत्रीय शिक्षा का संबंध किससे है? वो जॉन डीवी से है। किससे है? जॉन डीवी से है। ये वही शख्स है जिसने टेक्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक को लिखा। तो आप समझ गए होंगे साथियों, आखिर कौन सा विकल्प डी सही हो रहा? क्यों? पर्यावरणीय सिद्धांत की बात हो रही। किसकी बात हो रही? पर्यावरण को लेकर, या इसे हम बात करते हैं वातावरण को लेकर। तो इस सिद्धांत पर आधारित जिस व्यक्ति ने वर्क किया था, जिस व्यक्ति ने कार्य किया था, वो कौन था? रोजर्स महोदय था, जिसने किस पर काम किया था? पर्यावरणीय सिद्धांत पर क्या किया था? वर्क किया था। तो बिल्कुल ये विकल्प क्यों सही है आपको पता हो गया होगा, और दूसरे विकल्प क्यों गलत हुए ये भी आपको पता हो गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। जबरदस्त क्वेश्चन है। अगर इस प्रश्न का उत्तर आप सही दे देते हो तो ये अपने आप में आत्मविश्वास उत्पन्न करने वाला है। यदि इसका उत्तर आप गलत देते हो, इस प्रश्न का, प्रश्न क्या है? गेस्टोल्ट का अर्थ है। तो आप सोचिएगा अब तक आपने क्या पढ़ा है। गेस्टोल्ट के अर्थ की यदि बात करें
तो क्या उसका अर्थ पूर्णकार है, वृद्धिकार है, सूज या अंत्यदृष्टि है? तो चार विकल्प आपके सामने है। यदि आप उत्तर देते हो अंत्यदृष्टि तो साथियों ये गलत होगा। यदि आप उत्तर देते हो सूज तो ये भी क्या होगा, गलत होगा। यदि आप उत्तर देते हो वर्धिकार तो ये विकल्प क्या हो गया, ये भी गलत हो गया। तो गैस्ट्रोल की यदि हम बात करें तो एक बार देखिएगा, ये शब्द हो रहा है गैस्ट्रोल्ट। क्या शब्द पूछा गया? गैस्ट्रोल शब्द पहले तो सबसे पहले हम मैं बात कर रहा हूं, गैस्ट्रोल शब्द जर्मन भाषा का है। जर्मन भाषा का है। कौन सी भाषा का है? जर्मन भाषा का है। और जर्मनी में गैस्ट्रोल संप्रदाय का उदय, जर्मनी में गैस्ट्रोल संप्रदाय का उदय कब हुआ? 1920 में हुआ था। और इस गैस्ट्रोल का अर्थ यदि बात करें तो इसका अर्थ होता पूर्ण आकृति। क्या होता है? पूर्ण आकृति, या फिर मैं यूं कहूं संपूर्ण आकृति। क्या कह सकता हूं? संपूर्ण आकृति। ये इसका क्या निकल रहा, अर्थ निकल रहा है। तो अब आप सोचिएगा ये पूर्ण शब्द का किसी ऑप्शन में है? तो बिल्कुल ऑप्शन में है। वो क्या है? पूर्णकार। तो बिल्कुल गैस्ट्रोलवाद को पूर्णकार के नाम से जाना गया। और ये गैस्ट्रोल संप्रदाय का उदय जर्मनी में 1920 में हुआ। इसके मुख्य प्रवर्तक जो थे, इस गैस्ट्रोलवाद के मुख्य प्रवर्तक की यदि बात करूं तो एक नाम आता है मैक्स वर्दीमर। किसका नाम आता है? मैक्स वर्दीमर का नाम आता है, जो इस गैस्ट्रो संप्रदाय के मुख्य प्रवर्तक थे। अब आप बात करते हो सूज और अंत्यदृष्टि। सूज और अंत्यदृष्टि पर जिस व्यक्ति ने कार्य किया था वो सिद्धांत की बात हो रही है, अधिगम के सिद्धांत की। जो देने वाला कौन था? कोलर था। इसका मतलब आप समझ गए होंगे आखिर ये तीन विकल्प क्यों गलत हुए और फर्स्ट वाला विकल्प क्यों सही हुआ। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही जबरदस्त है, पिछली शिक्षक भर्ती में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, समझिए, उत्तर तक पहुंचिए। बात कर रहा हूं कबीर की बात को लेकर, तो थोड़ा सा पेन भी चेंज कर लेते हैं। कबीर के दोहे याद कर लेने पर भी एक बालक को रहीम के दोहे याद करने की शक्ति में सुधार नहीं होने का कारण है। कहने का मतलब यह है, किसी शख्स को कबीर के दोहे याद है और कबीर के दोहे याद करने के बाद भी उसके रहीम के दोहे सीखने में किसी तरह का कोई भी एरर नहीं आ रहा, कोई भी सहयोग भी नहीं हो रहा, तो ये अधिगम का कौन सा अंतरण कहलाता? ये क्वेश्चन है। तो अधिगम के अंतरण से यह सवाल पूछा गया। यदि साथियों आप उत्तर देते हो नकारात्मक अंतरण, तो ये विकल्प क्या होगा? गलत होगा। क्योंकि नकारात्मक अंतरण क्या कहता है? एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी स्थिति में यदि बाधक होता है तो क्या कहलाता है? नकारात्मक। जैसे मान लेते हैं आप कला विषय के विद्यार्थी हो, तो विज्ञान विषय सीखने में आपके लिए क्या हो सकती है? बाधकता हो सकती है। सकारात्मक अंतरण विकल्प भी क्या हो गया? गलत। क्यों हो गया? क्योंकि सकारात्मक अंतरण क्या होता है? एक स्थिति में सीखे ज्ञान का प्रयोग दूसरी स्थिति में सहायक हो। मान लेते हैं कि आपको साइकिल का ज्ञान है, भविष्य में मोटरसाइकिल चलाते हो तो वो आपकी क्या कर रहा? सहायता कर रहा। तो वो क्या? सकारात्मक अंतरण। आंसर जो होगा वो क्या होगा? शून्यात्मक होगा। क्यों होगा? क्योंकि न तो कबीर के दोहे याद होने पर आपके रहीम के दोहे सीखने में न तो सहायता हो रही है और न ही बाधकता हो रही है। इस वजह से आंसर विकल्प जो माना गया, सी ऑप्शन को क्या माना गया? बिल्कुल सही माना गया। सभी होगा नहीं। तो ये इस तरह के हर विकल्प पर आपने चर्चा की और केवल आप देख रहे होंगे आपने मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी ढेरों, यदि हम यूट्यूब की बात करें ढेरों प्रश्नोत्तरी मिलेगी, लेकिन हर विकल्प पर चर्चा हर सर नहीं करता है साथियों। तो बिल्कुल यदि आपको हर बिंदु पर चर्चा करनी है तो बिल्कुल इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? पावलो के अनुमंडन प्रयोग में केवल ध्वनि की उपस्थिति करने पर होने वाली अनुक्रिया को क्या कहते हैं? पावलो ने अनुमंडन के अंदर शास्त्रीय अनुमंडन का सिद्धांत दिया था और जिसे हम क्लासिकल अनुमंडन का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि पावलो के अनुमंडन प्रयोग में केवल ध्वनि की उपस्थिति करने पर होने वाली अनुक्रिया। आपने पावलो का सिद्धांत पढ़ा जिसमें क्या बताया गया? घंटी। घंटी क्या थी? एक कंडीशन थी, एक स्वाभाविक उद्दीपक था। तो उस
उद्दीपक के प्रस्तुत होने पर हम जो क्रिया करते हैं वो कौन सी क्रिया होती है? अनुबंधित अनुक्रिया होगी। क्या है इसमें ऑप्शन? बिल्कुल है। तो ये बी विकल्प क्या हो रहा है? सही हो रहा है। और बाकी क्यों गलत हो रहे? पहले तो आप ये देखिएगा, पावलो को क्या कहा गया? पावलो को अनुबंधन का जनक कहा गया। अनुबंधन का क्या कहा गया? जनक। पावलो को क्या कहा गया? अनुबंधन का जनक कहा गया। पावलो ने यह सिद्धांत 1904 में दिया और पाचन की क्रिया पर भी पावलो को क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला। पाचन की क्रिया पर क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। और पावलो ने प्रयोग के लिए किसको रखा था? डॉग को रखा था। प्रयोग के लिए किसको रखा? डॉग को रखा। पावलो के सिद्धांत का दूसरी बार किसने प्रयोग किया? ये कई बार एग्जाम में पूछा गया। पावलो के सिद्धांत की यदि मैं बात कर रहा हूं तो पावलो के सिद्धांत का दूसरी बार प्रयोग करने वाला, दूसरी बार प्रयोग जिस शख्स ने किया वो था आपके वाटसन। कौन था? वाटसन ने पावलो के सिद्धांत का दूसरी बार प्रयोग किया था। अब यह प्रश्न जो पूछ रहा है उसमें 3 विकल्प क्यों गलत हुए? देखो सभी विकल्प क्या है? गलत है। ये क्या कह रहा? पावलो ने अनुबंधन के प्रयोग के लिए ध्वनि की उपस्थिति करने पर होने वाली अनुक्रिया। आपने देखा होगा कि पावलो ने अपने प्रयोग में क्या रखा था? यहां पर डॉग को रखा था, फिर इसने क्या रखा था? घंटी को रखा था, फिर इसने क्या रखा था? भोजन को रखा था, और फिर क्या आई थी? लार आई थी। तो भोजन को देखकर लार आना स्वाभाविक अनुक्रिया है। लेकिन यह क्या कह रहा है? पावलो ने अनुबंधन के प्रयोग में ध्वनि की उपस्थिति, यानी कि घंटी बजेगी, घंटी को क्या कहा गया? ध्वनि। घंटी बजेगी तो क्या आएगा? भोजन आएगा। तो अनुबंधन किसके साथ हो रहा है? पहले भोजन के साथ हो रहा था, अब अनुबंधन किसके साथ हो रहा? घंटी आते ही लार आ रही, तो ये अनुबंधन किसके साथ हो गया? ये अनुबंधन घंटी के साथ हो गया। तो इसका मतलब यह अनुबंधित अनुक्रिया हो रही है, यानी कि स्वाभाविक भोजन को देखकर लार आना अनुबंधित अनुक्रिया है। लेकिन यहां पर क्या रखा? ध्वनि की उपस्थिति में अनुक्रिया होना कंडीशन रखा। इसी वजह से विकल्प बी क्या हो गया? सही हो गया। और ये सी विकल्प गलत हो गया और आदर्श विकल्प भी क्या हो गया? गलत हो गया। तो आप सोच रहे होंगे आखिर अनुबंधित अनुक्रिया क्यों सही हुई? कारण सहित मैंने इस चीज को बताने का क्या किया? प्रयास किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। एक बार पुनः हम पेन को चेंज करेंगे। कोहलर ने अपने सूझ सिद्धांत में सुल्तान नामक वन मानुष पर प्रयोग कहां किया था? क्या जम्मू द्वीप पर किया, वियना तट पर किया, अमेरिका द्वीप पर किया, कैनारी द्वीप पर किया? देखिए उत्तर तक आप पहुंच सकते हो या नहीं पहुंच सकते हो। हम बात कर रहे हैं कोहलर। कोहलर कौन था? कोहलर यदि देखा जाए तो गैस्ट्रो संप्रदाय का समर्थक था और कोहलर ने सूझ का सिद्धांत दिया था। इस कोहलर ने कौन सा सिद्धांत दिया? कोहलर ने सूझ का सिद्धांत दिया था। सूझ का सिद्धांत। इस सूझ के सिद्धांत को अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं। अब आप सोचिएगा, कोहलर ने अपना जो सिद्धांत दिया था तो किस पर प्रयोग किया था? इसने चिंपैंजी पे प्रयोग किया था। चिंपैंजी पर प्रयोग किया था जिसका नाम सुल्तान भी रखा था। क्या रखा था? सुल्तान। एक तरह का वन मानुष था। अब बताइए ऐसा कौन सा द्वीप था जहां पर इसने प्रयोग किया? किस द्वीप पर? तो जम्बू द्वीप की यदि बात करते हो तो यह विकल्प बिल्कुल क्या है? गलत है। यदि आप वियना तट की बात करते हो तो वियना तट का संबंध मनोविश्लेषण से है। किससे है साथियों? मनोविश्लेषण से है। और मनोविश्लेषण संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? सिगमंड फ्राइड है। कौन है? सिगमंड फ्राइड है। और सिगमंड फ्राइड जो था वो कहां का चिकित्सक था? वियना का चिकित्सक था। कहां का चिकित्सक था? वियना का मनोचिकित्सक था। और वियना यदि देखा जाए ये कहां पर है? ये वियना जो है साथियों ये ऑस्ट्रिया में। कहां पर है? ऑस्ट्रिया में। तो आप समझ गए होंगे आखिर वियना तट पर कार्य किसने किया था? सिगमंड फ्राइड ने किया था। हम बात कर रहे हैं कोहलर ने अपने सूझ के सिद्धांत सुल्तान नामक वन मानुष पर प्रयोग किया तो वो द्वीप कौन सा था? तो वियना भी ऑप्शन क्या हो गया? गलत। यदि आप अमेरिका के द्वीप की यदि बात करते हो तो ये विकल्प भी क्या है? गलत है।
अमेरिका पर प्रयोग, अमेरिका द्वीप के अंतर्गत यदि हम बात करते हैं तो उन द्वीपों पर यदि किसी सक्सेस ने प्रयोग की है तो वहां पर कॉलर का नाम नहीं आता है। तो आपके सामने केवल विकल्प क्या बचा, केनारी द्वीप जो था उस केनारी द्वीप पर सुल्तान नामक वनमानव पर क्या किया, प्रयोग किया था। तो बिल्कुल आप आंसर आ गया होगा। आखिर कॉलर ने जो प्रयोग किया किस द्वीप पर किया था साथियों, वो केनारी द्वीप था जिस पर इसने क्या किया, सुल्तान नामक वनमानव पर प्रयोग करके ये देखा। किसी भी बच्चे को सिखाते हो तो पहले संपूर्ण समस्या से अवगत करा दो और उसके बाद उसे सेल्फ लेकर वो स्वयं उस समस्या का क्या करे, समाधान करे। केवल आप उसके क्या रहो, दिशा निर्देशक रहो। तो देखिएगा कॉलर ने अपने सूच का सिद्धांत सुल्तान नामक वनमानव पर प्रयोग कौन से द्वीप पर किया, केनारी द्वीप पर किया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही जबरदस्त है, कई बार आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। एक शब्द आया बुलिमिया। शब्द क्या है, बुलिमिया। तो इस बुलिमिया का संबंध है क्या निरुद्देश्य चोरी करने से, झूठ बोलने की प्रवृत्ति से, जानने की इच्छा रखने से या भोजन ग्रहण करने की प्रवृत्ति से। बात हो रही है बुलिमिया की और यह मानसिक रोगों की शब्दावली से पूछा हुआ सवाल है। तो देखिए निरुद्देश्य चोरी करने को हम क्या कहते हैं, क्लेपेटोमेनिया कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लेपेटोमेनिया। कई बार आपने देखा होगा कि आपका कोई उद्देश्य तो नहीं होता, फिर भी हम क्या करते, कई बैंक में खड़े हैं तो किसी से पेन मांगते, अपना काम करते हैं और वापस उसको पेन देना भूल जाते, अपन कहां डाल देते, जेब में डाल देते। तो ये बिना उद्देश्य जो चोरी होती है उसका नाम क्या दिया गया, क्लेमेटोमेनिया कहा गया। इसलिए ये विकल्प क्या हो गया, गलत। झूठ बोलने की जो प्रवृत्ति होती है जिसे हम मिथोमेनिया कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, मिथोमेनिया कहते हैं। जो ज्यादा झूठ बोलता है उसे क्या कहा गया, मिथोमेनिया। तो यहां क्या पूछा जा रहा, बुलिमिया पूछा जा रहा। इसलिए मिथोमेनिया होने के कारण यह विकल्प भी क्या हो गया, गलत हो गया। जानने की इच्छा रखना जिसको हम क्या कहते हैं, मीमांसा कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं, मीमांसा कहते हैं। और इस मीमांसा का अर्थ क्या है, अन्वेषण करना होता है या जिज्ञासा रखना होता है। तो यह विकल्प भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो आपके सामने क्या है, भोजन ग्रहण करते समय जो हमें क्या दिखाई देती है, विकृति दिखाई देती है, उसे ही क्या कहा गया, उसे ही बुलिमिया कहा गया। बिल्कुल साथियों, ये क्वेश्चन पिछली भर्ती परीक्षाओं में कई बार पूछा गया। तो डी विकल्प क्या माना जाएगा, बिल्कुल सही माना जाएगा। बाकी सी, बी और ए क्या हो गया, गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह भी जबरदस्त है क्वेश्चन साथियों। क्या कह रहा है क्वेश्चन 8, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गेने की सोपानकी का नहीं है। यदि आपने गेने के अधिगम के सिद्धांत को पढ़ा है जिसे सोपानों का सिद्धांत कहते हैं, यदि वो आपको याद है तो इसमें जो भी विकल्प है उस तक आप पहुंच सकते हो, सही विकल्प तक। तो देखिएगा हम बात कर रहे हैं गेने के सिद्धांत की। किसकी, गेने का सिद्धांत। गेने का जो सिद्धांत था साथियों वो आपके सोपानों का सिद्धांत था। किसका सिद्धांत था, सोपानों का सिद्धांत था। गेने ने अपने सिद्धांत को समझाने के लिए एक पुस्तक लिखी थी, गेने की पुस्तक। और वो पुस्तक क्या थी, अधिगम की शर्तें थी। क्या थी, अधिगम की शर्तें नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है, गेने। अब आप सोचिएगा अधिगम की शर्तें पुस्तक लिखने वाला कौन है, गेने ने। और इसी पुस्तक में उसने 8 बातें बताई। और यह सवाल क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गेने की सोपानकी का नहीं है। तो गेने ने जो 8 शर्तें बताई, यदि मैं उन 8 शर्तों को यहां लिखूं तो आप उत्तर तक पहुंच जाओगे आखिर गेने का कौन सा विकल्प नहीं है पूछा जा रहा। तो देखिएगा गेने ने अपने सिद्धांत में पहली शर्त रखी थी संकेत अधिगम। तो बिल्कुल संकेत अधिगम यदि ऑप्शन में है तो वो तो उत्तर नहीं होगा। दूसरा इसने रखा था संकेत के बाद उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। क्या रखा था, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। फिर इसने रखा था उद्दीपक अनुक्रिया के बाद संकला अधिगम। क्या रखा था, संकला अधिगम।
फिर यदि अपन बात करें तो इसने रखा था शाब्दिक अधिगम। क्या रखा था? शाब्दिक अधिगम। इसके बाद इसने क्या रखा था? 5वें नंबर पर वो रखा था बहुविभेदन अधिगम। क्या था? बहुविभेदन अधिगम। 6ठे नंबर की यदि बात करें तो इसने रखा था प्रत्यय अधिगम। क्या रखा था? प्रत्यय अधिगम। 7वें नंबर पर इसने रखा था सिद्धांत अधिगम। क्या रखा था? सिद्धांत अधिगम। और 8वें नंबर पर इसने रखा था 8वें नंबर पर समस्या समाधान अधिगम। क्या रखा था? समस्या समाधान अधिगम। तो अब आप सोचिएगा कि इसमें से कौन सा विकल्प मिल रहा है। यदि हम बात कर रहे हैं इस पर्सन की हो तो प्रत्यय अधिगम रखा हुआ है तो यह आंसर नहीं होगा। बहुविभेदन बहु प्रतिक्रिया रखा है, यह भी आंसर नहीं होगा। श्रृंखला यहां पर रखी है, यह भी आंसर नहीं होगा। तो गहने की सोपानकी में 8 जो शर्तें थी, अब यहां पूछ रहा है ऐसा कौन सा विकल्प इसमें से नहीं है जो गहने के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। तो जैविकता का संबंध अनुवांशिकता से है साथियों। किससे? अनुवांशिकता से है। इसी को हम वंश क्रम के नाम से भी जानते हैं। तो ए विकल्प क्या हो गया? सही हो गया, जो गहने के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। तो समझ गए होंगे आखिर 8वां क्वेश्चन का विकल्प ए क्यों सही हुआ। तो चलिए मेरे साथ अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही जबरदस्त है। वाल्टर का संबंध है, एक मनोवैज्ञानिक हुए वाल्टर। मनोवैज्ञानिक कौन है? वाल्टर है। मनोवैज्ञानिक का नाम है वाल्टर। इसका संबंध किससे है? क्या अनुकरण से है, व्यवहार से, अचेतन मन से, या सभी से? हर विकल्प पर चर्चा करेंगे, उत्तर तक आप स्वतः ही पहुंचोगे। देखिएगा, अचेतन मन का संबंध किससे है? अचेतन मन का संबंध सिगमंड फ्राइड से। किससे है? सिगमंड फ्राइड। तो ये विकल्प गलत हो गया, आपको पता हो गया। व्यवहार का संबंध वाटसन से, बिल्कुल, तो ये विकल्प भी क्या हो गया? गलत। और अनुकरण की यदि हम बात कर रहे हैं तो अनुकरण का संबंध किससे है? अनुकरण का संबंध बांडुरा से है। अब आप सोच रहे हैं तो ये क्या है? सारे विकल्प गलत है? नहीं। बांडुरा का एक साथी था वाल्टर। कौन था? वाल्टर था। इन दोनों ने मिलकर, इन दोनों शख्स ने मिलकर क्या किया था साथियों? इन दोनों ने मिलकर सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। कौन सा दिया था? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। और ये सामाजिक अधिगम के सिद्धांत में इन्होंने ये कहा था यदि बालकों को सिखाना है तो बालक क्या करेगा? किसी भी चीज को देखेगा, अनुकरण द्वारा सीखेगा। तो इन्होंने किस पर महत्व दिया था? अनुकरण पर महत्व दिया था। तो यहां पर विकल्प भी क्या है? अनुकरण है। ये सही है, बाकी सभी होगा नहीं, अचेतन और व्यवहार भी नहीं होगा। तो ए ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। तो सामाजिक अधिगम के सिद्धांत से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 वाटसन के द्वारा लिखित एवं वर्ष 1925 में प्रकाशित लोकप्रिय पुस्तक है। यानी कि वाटसन ने 1925 में कौन सी पुस्तक लिखी? क्या पशु मनोविज्ञान लिखा, बाल मनोविज्ञान लिखा, शिक्षा मनोविज्ञान लिखा, या व्यवहारवाद लिखा? हर विकल्प पर चर्चा करोगे तो उत्तर तक स्वतः ही पहुंच जाओगे। कैसे? पशु मनोविज्ञान पुस्तक के रचनाकार कौन है? कि थॉर्नडाइक है। तो ये विकल्प क्या हो गया? गलत। बाल मनोविज्ञान का जो जनक है वो कौन है? कि वो पेस्टालोजी है। इसका संबंध पेस्टालोजी से। तो ये विकल्प भी क्या हो गया? गलत। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध भी किससे है? थॉर्नडाइक से। तो ये विकल्प भी क्या हो गया? गलत। तो वाटसन के द्वारा लिखित जो पुस्तक है जो 1925 में प्रकाशित हुई वो किस पर है? व्यवहारवाद से संबंधित है। तो डी बिल्कुल क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, विलुप्त होना
किसका परिणाम होता है। यदि हम कोई चीज विलुप्त हो जाते हैं, अब आप सोच रहे विलुप्त, आपने डार्विन का विकासवाद पढ़ा होगा साथियों, कि जो अंग काम में नहीं लिए जाते हैं वो विलुप्त हो जाते हैं। तब आप सोचिएगा यहां विलुप्त का संबंध क्या है। साथियों, विलुप्त का संबंध अवरोध से नहीं होता है, अवरोध से नहीं है, क्योंकि समस्या का संबंध अवरोध से रहता है। किसका संबंध? समस्या समाधान, समस्या का संबंध किससे रहता? अवरोध से। तो यह विकल्प होगा नहीं। यदि आप सोच रहे हो तनाव और दमन, तो इन दोनों का संबंध कुसमायोजन से है, कुसमायोजन से है। जब व्यक्ति समायोजित नहीं होता तो व्यक्ति तनाव में आ जाता है। व्यक्ति अपने आप को समायोजित करने के लिए दमन का भी प्रयोग करता है। तो ये दोनों विकल्प है, ये कुसमायोजन और समायोजन से संबंधित है। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे, दमन एक रक्षा युक्ति है। दमन क्या है? रक्षा युक्ति है। किसकी है? समायोजन की है। तो आप समझ गए होंगे। और तनाव एक तरह का, तनाव क्या? मानसिक रोग है। तनाव क्या है? मानसिक रोग है। तो बहुत सारे यहां पर आपको आंसर तैयार हो रहे। अब आप सोच गए हैं या सोच रहे हैं विलुप्त होने का जो परिणाम है उसका संबंध प्रबलन का अभाव है। प्रबलन का मतलब क्या है? प्रबलन को पुनर्बलन कहते हैं। और पुनर्बलन का संबंध किससे है? पुनर्बलन शब्द किसने दिया? स्किनर ने। पुनर्बलन सिद्धांत किसने दिया? हल ने। जब किसी व्यक्ति को पुनर्बलन नहीं मिलता है तो वो किसी भी कार्य में आगे नहीं बढ़ता है। जो जितना जानता है वो भी क्या हो जाता है? विलुप्त हो जाता है। तो इसका मतलब विलुप्त का संबंध किससे हो गया? प्रबलन से हो गया। तो बी ऑप्शन क्या माना गया? सही माना गया। बाकी सी और डी और ए क्या हो गए? गलत हो गए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त। किशोरावस्था में किशोर किशोरियां अध्ययन के साथ साथ टीवी देखना, रेडियो सुनना, ग्रामोफोन सुनना पसंद करती है। यह कथन है क्या गेसल का है, हॉल का है, किलप्रैक्टिक का है या जर्सल्ड का है? यदि साथियों आपको मनोवैज्ञानिकों के कथन याद है तो इसका उत्तर आप दे सकते हैं। कैसे? यदि आप उत्तर देते हो जर्सल्ड तो यह विकल्प बिल्कुल क्या होगा? गलत होगा। क्यों होगा? क्योंकि जर्सल्ड ने किशोरावस्था को समझाते हुए एक बात कही थी कि किशोरावस्था के अंदर क्या होता है। जर्सल्ड ये कहता है कि किशोर या किशोरियों की यदि हम बात करते हैं तो वो क्या करते हैं कि किशोरावस्था में एक तरह से मानव के विकास को लेकर, किशोरों के विकास को लेकर तथ्य कहे थे। यहां पर कथन क्या था? किशोरावस्था में किशोर किशोरियां अध्ययन के साथ टीवी देखना, रेडियो सुनना और ग्रामोफोन सुनना पसंद करती है। यदि इस कथन की बात करें तो गेसल कथन क्या होगा? सही होगा। एक्सटर्नल हॉल नहीं होगा, किलप्रैक्टिक नहीं होगा और जर्सल्ड भी नहीं होगा। क्योंकि हॉल ने तो क्या कहा? किशोरावस्था को संघर्ष का काल बताया। संघर्ष में साथ में तूफान का काल बताया। इस वजह से ये विकल्प गलत है। किलप्रैक्टिक ने किशोरावस्था की यदि बात की तो इसे जीवन का कठिन काल बताया। जीवन का कठिन काल। और यदि हम बात करते हैं जर्सल्ड की तो किशोरावस्था की यदि हम बात करते हैं जहां पर एक व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्व अवस्था की ओर संक्रमण करता है उसे ही हम किशोरावस्था कहते हैं। ये बात किसने कही? जर्सल्ड ने। जबकि यहां बात किसकी चल रही है? रेडियो टीवी को लेकर बात चल रही है कि किशोर किशोरियां को ये इस अवस्था वाले जो किशोर है या किशोरी है उन्हें टीवी देखना, रेडियो सुनना, ग्रामोफोन सुनना पसंद होता है।
तो ये कथन किसका है साथियों? ये गेसल मोदे का ये कथन है। इसका मतलब ए विकल्प क्या हो रहा है? सही हो रहा। हर विकल्प पर अपने क्या की चर्चा की, इस वजह से ये आप आंसर तक पहुंच गए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। दोनों शब्द दिए हैं। एक शब्द दिया है अभिवृद्धि, जिसे ग्रोथ कहते हैं। एक शब्द दिया विकास, जिसे डेवलपमेंट कहते हैं। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात हो रही है। अभिवृद्धि और विकास है क्या ये एक दूसरे का पूरक है, या अभिवृद्धि एक दूसरे के समांतर है, क्या एक दूसरे के विपरीत है, क्या एक दूसरे के समीपवर्त है? बहुत ही दिमाग के साथ अगर आप अपने आईक्यू का प्रयोग करोगे तो इस उत्तर तक पहुंचोगे। ये पिछली कई भर्ती परीक्षाओं में यह सवाल पूछा हुआ है। बात हो रही है अभिवृद्धि और विकास। देखिएगा, यदि आप चौथा विकल्प मानते हो तो यह क्या होगा? गलत, क्योंकि अभिवृद्धि और विकास एक दूसरे के समीपवर्त होते ही नहीं है। यदि एक दूसरे के विपरीत कहते हो तो विकास में अभिवृद्धि क्यों छिपी हुई है? तो इसका मतलब एक दूसरे के विपरीत भी नहीं होते। तो यह विकल्प भी क्या हो गया? गलत हो गया। क्या एक दूसरे के समांतर है, समरूप? नहीं। विकास में अभिवृद्धि है तो समरूप भी नहीं होगा। तो आंसर क्या है? एक दूसरे के क्या माने गए? पूरक माने गए हैं। बिहार टेट में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अभिवृद्धि और विकास एक दूसरे के क्या है? पूरक है। चलिए अगले विकल्प की ओर, क्वेश्चन की ओर। शुद्ध वर्ण का सिद्धांत का संबंध है। शुद्ध वर्ण को लेकर किस व्यक्ति ने, या ऐसा कौन सा वैज्ञानिक था, मनोवैज्ञानिक था, जिसने शुद्ध वर्ण का सिद्धांत दिया? यदि सोरेनसन की बात करते हो तो गलत, क्योंकि सोरेनसन ने समरूपता का सिद्धांत दिया था। समरूपता का सिद्धांत। तो यह वर्ण सिद्धांत की बात हो रही है। तो बिल्कुल ये पहला विकल्प क्या हो गया? गलत। डार्विन की बात करते हो तो यह भी गलत, क्यों नहीं? इसने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। विकासवाद का सिद्धांत। इसके अलावा इसी डार्विन ने अर्जित गुणों के संग्रहण को लेकर भी बात कही थी, जो कि डार्विन और लैमार्क पर आधारित है। कोलर होगा नहीं, क्योंकि इसने सूझ का सिद्धांत दिया था। तो आपके सामने क्या मेडल है, जिसने शुद्ध वर्ण का सिद्धांत दिया था। इस शुद्ध वर्ण के सिद्धांत का एक नाम और क्या है? शुद्ध वर्ण के सिद्धांत को वर्ण संकर का सिद्धांत भी कहते हैं। वर्ण संकर का सिद्धांत। और प्रयोग किस पे किया था? प्रयोग के लिए इसने क्या रखा था? इस मेंडल ने, इस मेंडल की यदि बात करें, मेंडल ने प्रयोग के लिए मटर के पौधों के बीज लिए। मटर के पौधे के बीज लिए थे। क्या लिए थे? बीज। तो बिल्कुल जो मेंडल था ये कहता है कि व्यक्ति के वास्तविक गुण छिपाने पर भी नहीं छिपाए जा सकते हैं, समय आने पर अभिव्यक्त हो जाते हैं। तो मेंडल के द्वारा शुद्ध वर्ण का या वर्ण संकर का सिद्धांत दिया था वंशानुक्रम में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही जबरदस्त है। सामाजिक नियमों और कानून के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक कैसा है, या क्या कहलाता है? जो सामाजिक नियमों की अवहेलना करता है, समाज विरोधी कार्य करता है, उस बालक का संबंध किससे होगा? क्या वो पिछड़ा बालक है? नहीं है, क्योंकि पिछड़े बालकों का संबंध आर्थिक स्थिति से होता है। आर्थिक स्थिति से होता है, या पिछड़े बालकों का संबंध पिछड़ने से होता है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ रहा हो। यदि आप उत्तर देते हो बाल अपराधी बालक, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि एक व्यक्ति हुआ वैलेंटाइन। मैं वैलेंटाइन डे की बात नहीं कर रहा हूं, उससे तो आप भली भांति परिचित हो। मैं वैलेंटाइन की बात कर रहा हूं। वैलेंटाइन एक ऐसा मनोवैज्ञानिक हुआ है जिसने एक बात कही थी
किसी कानून का भंग किया जाना बाल अपराध है। वैलेंटाइन क्या कहता है? किसी कानून के भंग होना बाल अपराध है। यानी किसी भी कानून को यदि कोई तोड़ता है तो वो क्या कहलाता है? बाल अपराधी कहलाता है। तो यहां सामाजिक नियमों की और कानून की अवहेलना हो रही है, तो इसका संबंध किससे है? बी विकल्प से सही है। सृजनशील जो बालक होता है वो रचनात्मक प्रवृत्ति से युक्त होता है, रचनात्मक प्रवृत्ति से। तो ये भी विकल्प क्या हो गया? सही नहीं होगा। और व्यवहारिक बालक को कुशल या सामाजिक कौशलता से माना गया, सामाजिक कौशलता से परिपूर्ण। जो सामाजिक कौशलता से परिपूर्ण होगा वो समाज विरुद्ध कार्य नहीं करेगा। तो ये विकल्प भी क्या है? गलत है। तो सामाजिक नियमों कानून की के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक कौन सा होता है? बाल अपराधी बालक होता है। बाल अपराध का पिता किसे कहा गया? देखिएगा, बाल अपराध का जनक, बाल अपराध का जनक की यदि हम बात करें तो बाल अपराध का जो जनक था वो था सीजर लाम्ब्रोस। कौन था? सीजर लाम्ब्रोस। तो बहुत सारे सवाल आपके यहां तैयार हो गए होंगे। बी विकल्प क्या हो गया? सही हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही मार्मिक, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। कैसे? एक शिक्षक को कक्षा में कैसा कार्य करना चाहिए? मान लेते हैं आप टीचर हो तो आपको कैसा कक्षा में काम करना है? क्या प्रभावशाली कार्य करोगे? बिल्कुल करोगे। प्रभुत्ववादी? बिल्कुल करोगे। राजतंत्रीय? बिल्कुल करोगे। प्रजातंत्रीय? बिल्कुल करोगे। चारों ही करोगे क्या? कौन सा कार्य नहीं करोगे? तो नहीं में तो राजतंत्रीय व्यवस्था आती है। क्या आप निरंकुशवादी हो जाओगे एक टीचर होने के नाते? अपने ही बात थोपोगे बच्चों को? नहीं थोपोगे। तो इसका मतलब एक शिक्षक को कक्षा में कार्य करना चाहिए, राजतंत्रीय तो नहीं करना चाहिए। दूसरा, क्या शिक्षक केवल स्वयं को ही प्रभावशाली रखेगा, बच्चों की नहीं सुनेगा? तो यह भी नहीं होना चाहिए। क्या वो केवल अपना ही प्रभाव दिखाएगा, बच्चों की नहीं सुनेगा? सुनेगा। तो यह भी नहीं होगा। तो बच्चों की कब सुनेगा? जब उसका व्यवहार लोकतांत्रिक गुणों से क्या हो? युक्त हो। बिल्कुल ये अप्लाइड क्वेश्चन है। तो प्रजातंत्रीय को क्या कहा गया? लोकतंत्रीय भी कहा गया। तो डी विकल्प क्या हो गया? सही माना जाएगा। तो आप सोच रहे होंगे एक टीचर को अपना कक्षा कक्ष के अंदर लोकतंत्रीय वातावरण रखना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थियों अनुसंधान में भी इस बात को कहा गया, पाठ्यक्रम को पढ़ाते समय शिक्षक का व्यवहार लोकतंत्रीय हो। और जॉन डीवी ने तो शिक्षा को लेकर लोकतंत्रीय व्यवहार की बात भी कही है। तो चलिए डी क्यों सही हुआ पता हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही जबरदस्त है। सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। यह कथन किसका है? क्या क्रोवे क्रो का है, पील का है, क्रोन बेक का है या गेट्स का है? यदि आप चारों विकल्प पर चर्चा करोगे तो उत्तर तक पहुंचोगे। कैसे? गेट्स ने क्या कहा? गेट्स ये कहता है अनुभव, दूसरा प्रशिक्षण। अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। क्या यहां पर ऐसा कोई कथन है? सीखने के अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन। तो ये कह रहा है अनुभव तो शब्द दिया है लेकिन साथ में प्रशिक्षण शब्द भी दिया। तो इसका मतलब ये विकल्प तो होगा नहीं। यदि क्रो वे क्रो की बात करते हो तो क्रो एंड क्रो ने क्या कहा कि सीखने से मेरा तात्पर्य क्या है? क्रो एंड क्रो के अनुसार सीखना क्या है? आदत, ज्ञान, वे अभिवृत्ति का क्या है? अर्जन है।
आदत ज्ञान अभिव्यक्ति का अर्जन है। ये बात किसने कही? क्रॉनिकरों ने कही। तो ये विकल्प भी नहीं होगा। पील मोदे ने क्या कहा? पील मोदे ने अधिगम को लेकर कथन नहीं कहा, शिक्षा मनोविज्ञान को लेकर कथन कहा है। क्या कहा? शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा का मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान है। तो आप समझ गए होंगे आखिर कौन सा विकल्प होगा। जो विकल्प सही होने जा रहा है वो है आपके क्रोनबेक। सी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। और इसी शख्स ने क्या कहा? सीखना क्या है? सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में क्या है? परिवर्तन है। यह बात किसने कही? यह क्रोनबेक ने यह कथन कहा। तो सी आंसर क्या माना गया? बिल्कुल सही माना गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही जबरदस्त है। सरलीकरण का संबंध, यह अधिगम के सिद्धांतों से आया हुआ। सरलीकरण का संबंध या सबलीकरण का संबंध भी बोल सकते हैं। सरलीकरण का संबंध किससे है? क्या हल से है, वुडवर्थ से है, पावलो से, स्किनर से? देखिएगा, हल के सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत कहते हैं, सुव्यवस्थित का सिद्धांत कहते हैं, विधिक का सिद्धांत कहते हैं, रेनफोर्समेंट थ्योरी का सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये होगा नहीं। वुडवर्थ की यदि बात करें तो वुडवर्थ का संबंध तो केवल क्या है? प्रश्नावली विधि से है। तो ये भी ऑप्शन होगा नहीं। यदि पावलो की बात करें तो इसे शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था, शास्त्रीय अनुबंधन का। और पावलो के सिद्धांत को ही हम क्लासिकल थ्योरी का सिद्धांत कहते हैं और पावलो के सिद्धांत को ही परंपरागत अनुबंधन की बात कहते हैं। तो यह भी नहीं होगा। तो यहां विकल्प क्या बचा है? स्किनर का सिद्धांत सरलीकरण का सिद्धांत भी कहलाता है, इसको सबलीकरण का सिद्धांत भी कहते हैं, इसको हम साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं, इसको यांत्रिक अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं, इसको क्रिया प्रसूत का सिद्धांत भी कहते हैं। तो डी विकल्प क्या हो गया? सही हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 और वो भी जबरदस्त है। दिमाग की बत्ती को गुल नहीं करेगा, आपके ज्ञान को बढ़ाने वाला है। आकस्मिक ज्ञान का संबंध, अचानक आपको जो ज्ञान मिलता है उसका संबंध किससे है? क्या उसका संबंध व्यवहारवाद से? नहीं है। क्या उसका संबंध संज्ञान है? क्योंकि यहां पर भी ज्ञान मिल रहा है। तो संज्ञानवाद का संबंध तो जीन पियाजे से है और केवल ज्ञानात्मक पक्ष की बात कर रहा है, ज्ञानात्मक पक्ष की। तो यह भी विकल्प नहीं है। मनोविश्लेषण का संबंध सिगमंड फ्राइड से है। और यदि हम बात करें तो ये अचेतन मन को लेकर बात कर रहा है, अचेतन मन। और मनोविश्लेषण का संबंध मनोलैंगिक से भी हो सकता है, लेकिन आकस्मिक ज्ञान का संबंध जो रहेगा वो समग्रवाद से रहेगा, जिसको गेस्टल्टवाद कहते हैं। और गेस्टल्टवाद में ही सूच का सिद्धांत की बात हो रही है, सूच के सिद्धांत की। और सूच का सिद्धांत ही आकस्मिकता से संबंधित है। और सूच का सिद्धांत किसने दिया? कोहलर ने दिया। तो आप समझ गए होंगे आखिर समग्रवाद क्यों विकल्प सही हो रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। आज के सेशन का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन क्या है? एक शब्द दिया है चालक। चालक शब्द किसने दिया? देखिएगा, हम बात करते हैं चालक शब्द पर। आपने अभिप्रेरणा का चक्रीय रूप पढ़ा है, बिल्कुल आपने सुना भी होगा। वहां पर 4 तत्व बताए हैं। अभिप्रेरणा में कितने तत्व बताए थे? अभिप्रेरणा के तत्व
अभिप्रेरणा के तत्व था, पहला तो था आवश्यकता। क्या था? आवश्यकता। दूसरा तत्व था चालक, जिसका नाम पर्णोद भी है। इसको पर्णोदन भी कहते हैं, इसको अंतर्नोदन भी कहते हैं। तीसरा तत्व था उद्दीपक, और उद्दीपक को प्रोत्साहन भी कहा गया। और चौथा, इन तीनों का योग, तीनों का योग क्या है? प्रेरकता। यहां सवाल पूछा गया चालक शब्द को लेकर, चालक सिद्धांत को लेकर शब्द नहीं पूछा गया। चालक शब्द देने वाला व्यक्ति कौन था? वुडवर्थ था। सीधे उत्तर तक ले जा रहा हूं। हल ने चालक का सिद्धांत दिया था, चालक का सिद्धांत। और फ्रायड ने मनोविश्लेषण की बात की, मनोविश्लेषण की, यह भी होगा नहीं। और जेम्स डेवन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का शुद्ध विज्ञान बताया, व्यवहार का शुद्ध विज्ञान। मार्सन ने भी मनोविज्ञान को व्यवहार का शुद्ध विज्ञान कहा था, तो यह भी नहीं होगा। उत्तर क्या होगा? चालक शब्द वुडवर्थ ने दिया साथियों, चालक का सिद्धांत हल ने दिया। चालक का जो संबंध होता है यह भूख से होता है। किससे होता है? भूख लगना, प्यास लगना, काम, निद्रा, विश्राम से रहता है। तो आप समझ गए होंगे आखिर चालक शब्द देने वाला व्यक्ति कौन है? वुडवर्थ, जिसने पर्सनालिटी विधि भी दी थी। तो बिल्कुल साथियों, आज जिस मनोविज्ञान की पर्सनालिटी को लेकर मैं आपके सामने आया था, उसमें इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों की आपने और मैंने दोनों ने मिलकर चर्चा की। तो बिल्कुल आपको इस बात का आभास हो गया होगा कि मनोविज्ञान में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मुलाकात करेंगे।